दोस्तों, एक हिंदी स्टोरी शुरू करता हूँ। प्रेम धाम कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए शुरू करते हैं कहानी। श्याम सुंदर अरोड़ा जी ने पुस्तक उठाई थी कि बजर बुझ उठा। उन्होंने आंख उठाकर घड़ी की दिशा में देखा। दिन के 12 बज रहे थे। उन्हें अब एलर्जी सी हो गई है इन आवाज़ों से, और हो भी क्यों न, क्योंकि पिछले 50 सालों से इन्हीं बजर और हुटर की आवाज़ों ने ही तो उनकी दिनचर्या को नियंत्रित किया हुआ था। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के पश्चात उन्होंने फैक्ट्री में नियुक्ति पाई थी। तब से फैक्ट्री हुटर की आवाज़ के इर्द गिर्द होती उनका जीवन घूमता रहा था। प्रातः 7 का हुटर प्रथम चेतावनी की तैयार हो जाइए। 7:30 का हुटर द्वितीय चेतावनी। आज का हुटर आदेशी फैक्ट्री पहुंचिए। दोपहर 1 बजे के हुटर पर लंच और 2 बजे के हुटर पर लंच की समाप्ति। शाम 5 बजे छुट्टी के हुटर की आवाज़ की दिल को सुकून देती थी। फैक्ट्री गेट से निकलने के बाद वह स्टेज से अपनी साइकिल उठाते और जल्दी जल्दी पैदल मारते 10 मिनट में अपने फैक्ट्री क्वार्टर में पहुंच जाते। उनकी पत्नी शकुंतला भी जानती थी कि हुटर के बाद 10 मिनट में अरोड़ा जी घर आ जाएंगे। हाथ मुंह धोकर चाय पिएंगे। बस अब तो उन दिनों की यादें ही रह गई है। अब न वह फैक्ट्री क्वार्टर है और न ही शकुंतला अब इस संसार में। बेटा बहू मुंबई में, बेटी कानपुर में अपनी गृहस्थी के साथ हैं और वह स्वयं इस प्रेम धाम ओल्ड एज होम में। यह बजर की आवाज़ों प्रेम धाम वासियों को लंच तैयार होने की सूचना का संदेश था। कुछ पेट भारी होने के कारण आज उनका लंच पर जाने का मन नहीं था। पुस्तक पढ़ने को उठाई थी, किंतु पढ़ने का मूड भी नहीं बना। अपनी आराम कुर्सी पर अन्यमनस्क बैठे सड़क की तरह खुलने वाली खिड़की से बाहर देखते रहे। पास ही बच्चों का स्कूल था। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। बच्चों से लदे रिक्शे चले जा रहे थे। एक आदमी स्कूल से अपने बेटे की उंगली थामे जा रहा था। वह सोचने लगे कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है। आज यह आदमी अपने बेटे की उंगली थामे है, किंतु कौन जानता है कि कल जब यह आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो यह बेटा उसकी बूढ़ी उंगली थामेगा। मन में विचार घूमते रहे। शकुंतला के देहांत के बाद वह मुंबई चले आए थे अपने बेटे के पास। बेटे के पास एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें बेटे का परिवार ही मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहा था। ऊपर से उनके पहुंचने से समस्या और विकट हो गई थी। वह फूड वाले की तरह कभी बालकनी में, कभी इधर कभी उधर एडजस्ट होने का प्रयास करते रहे। जैसे तैसे उन्होंने इन परिस्थितियों में अपनों को ढालने का प्रयास किया, किंतु उनके आने से पुत्र वधू की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में तकरार बढ़ने लगी थी, जिसके लिए वह अपनों को दोषी मानते थे। एक सुबह जब वह शहर के लिए निकले तो रास्ते में अचानक उनकी फैक्ट्री से ही सेवानिवृत्त पुराने सहकर्मी रानाडे जी मिल गए। मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पुराने दिनों की यादें ताज़ा की गई। तदुपरांत रानाडे ने उनसे पूछा, भाई यहाँ मुंबई में कैसे? उन्होंने बतलाया कि पत्नी के देहांत के बाद यहाँ बेटे के परिवार के साथ रह रहे हैं। किंतु उनकी बात काटते हुए रानाडे ने सुझाव दिया कि चलो कहीं बैठकर एक एक कप चाय पी जाए। वह पास के ही एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ कुछ अपनी कुछ जगह की चर्चा के मध्य उन्होंने बेटे के साथ एडजस्ट न कर पाने की समस्या बतलाई। रानाडे ने मुस्कुराते हुए कहा था, अरोड़ा जी, मैं तो पहले ही
ताड़ गया था, इसीलिए चाय के बहाने तुम्हें यहाँ ले आया। अब खुलकर बातें हो सकेंगी। अरोड़ा जी ने बात संभालते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बहू तो मेरा सम्मान करते हैं, पर मकान इतना छोटा है। रानाडे ने बात काटते हुए कहा। अरोड़ा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझता हूँ। फिर उसने चाय का प्याला रखते हुए कहा। अरोड़ा, अगर चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहे तो अपना कोई अलग ठिकाना ढूंढ लो। तजुर्बे की बात है कि बाप के पास कई बेटे तो रह सकते हैं, किंतु बेटों के पास एक बाप नहीं रह पाता। अरोड़ा जी ने लाचारी से कहा। पर जाऊं तो जाऊं कहाँ? रानाडे ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। यार, तुम्हें अच्छी पेंशन मिलती है, फंड, ग्रेच्युटी इत्यादि का रुपया भी मिला होगा, फिर क्या चिंता है? किसी ओल्ड एज होम में ठिकाना बना लो। अरोड़ा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। ओल्ड एज होम? क्या कह रहे हो? इस पर रानाडे ने उत्तर दिया। अरे भाई, मैं ऐसे होम की बात नहीं कर रहा जो किसी चैरिटी से चलता हो, जहाँ बूढ़े दूसरों को दया पर निर्भर हो। आजकल तो 5 स्टार ओल्ड एज होम भी है, जहाँ मेडिकल से लेकर मनोरंजन तक की समस्त सुविधाएं हैं। यहाँ बेटे बहू के ताने क्यों सुनो? वहाँ ठाठ से स्वतंत्र जीवन जियो। जब मन करे दिवाली दशहरे पर बच्चों से मिल जाओ। अरोड़ा जी ने थोड़ा असमंजस में कहा। किंतु कहाँ ढूंढूंगा मैं ऐसा ओल्ड एज होम जो मेरी जेब के अनुरूप हो और सुविधाजनक शहर में भी हो? रानाडे ने हंसते हुए कहा। कौन सी दुनिया में रहते हो? इंटरनेट से तो दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है, तो होम ढूंढना कौन कठिन है? यह सब 2 वर्ष पहले की बातें हैं। रानाडे के सुझाव समाधान पर उन्होंने गहनता से विचार किया था। रानाडे ने सच ही तो कहा था कि स्वयं के जीवन को दूसरों की दया का मोहताज को क्यों किया जाए। और 1 महीने बाद ही वह मुंबई से इस प्रेम धाम में आ गए थे। यहाँ प्रेम धाम का कमरा नंबर 14 उनका अपना था, किंतु कब तक? अब तक न जाने कितने अपने विगत में खो गए। फैक्ट्री क्वार्टर को भी वह अपना कहते थे, अब क्या मालूम वह किसका अपना है। यह कमरा पहले भी किसी का अपना रहा होगा। कमरा ही क्यों, यह संसार भी तो एक सराय है। सराय में कुछ मुसाफिर ज़्यादा रुकते हैं, कुछ जल्दी चले जाते हैं। शकुंतला भी तो इस सराय में उन्हें अकेला छोड़ गई। मन में स्मृतियों की पुस्तक फर्द दर फर्द खुलने लगी थी। बेटे की 8वीं बर्थडे थी। साहिबजादे अड़ गए कि यदि साइकिल नहीं दी गई तो वह बर्थडे नहीं मनाएंगे। बहुत गुना भाग किया, पर 1000 रुपये का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। बच्चे का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता। रात में सोने से पहले भी यही उगड़ बुन रही। फैक्ट्री में भी मस्तिष्क में साइकिल ही छापी रही। शाम को फैक्ट्री से घर आने पर उन्होंने आश्चर्य से देखा कि बरामदे में एक नई चमचमाती साइकिल खड़ी थी और साहिबजादे उसकी घंटी टुनटुना रहे थे। शकुंतला ने भतीजी के शादी में नई साड़ी खरीदने के लिए रुपए जोड़े थे। वही रुपए साइकिल की भेंट चढ़ गए थे। अचानक किसी बच्चे की हंसी की आवाज़ से यादों के तार टूट गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी सोच की प्रतिध्वनि कानों में बज रही है, किंतु पुनः बच्चे की हंसी और उसके साथ ही कुछ परिचित आवाज़ों से लगा कि बाहर कुछ हलचल है। वह कमरे से उठकर बाहर बरामदे में आ गए। उन्होंने देखा कि बरामदे से लगे लॉन में एक 6 साल की बच्ची और उसके साथ एक युवक एवं युवती थे।
जो संभवतः बच्ची के माता पिता थे। उनके साथ सक्सेना जी, नेगी जी एवं भल्ला जी भी थे। यह सब लोग बच्चे के साथ फिजवी खेल रहे थे। प्लास्टिक की डिस्क हवा में उछाली जा रही थी, एक हाथ से दूसरे हाथ में। यदि किसी की पकड़ से वह डिस्क छूट जाती तो बच्ची की किलकारी के साथ लोगों का शोर वातावरण में गूंज जाता। हंसी और उल्लास की आवाज़ों से प्रेम धाम का लॉन जीवंत हो गया था। घुंघराले काले केशों के बीच गुलाबी पन लिए हुए गोरे अंडाकार चेहरे पर भूरी आंखें, गुलाबी रंग की बरमुंडा पैंट पर लाल फूलों की प्रिंट के कमीज। आभास होता था कि लॉन में कोई फूल अटखेलियाँ कर रहा है। उन्हें बरामदे में खड़ा देखकर सक्सेना जी ने उत्साह से कहा, आइए अरोड़ा जी, आप भी खेल का लुत्फ उठाइए। प्रेम धाम निवासी सक्सेना जी का पुत्रवधू एवं पत्नी उनसे मिलने आए थे। वास्तविकता तो यह थी कि पुत्र को ऑफिस का कोई काम यहाँ निपटाना था, तो एक पर दो काज हो गए थे। लॉन में खेल रही बच्ची सक्सेना जी की पोती थी। बच्ची का नाम कुशी था। पुत्र और पुत्रवधू तो शहर से संबंधित कार्य निपटाने चले गए। कुशी प्रेमधाम में ही दादा के पास रह गई। लंच के समय डाइनिंग हॉल में एक कुशी और अनेक दादा बाबा दादू दादी बच्चों के सानिध्य को तरसते बुद्ध जनों के बीच कुशी क्या आई मानो सूखी धरती पर वर्षा की प्रथम फुहार पड़ गई हो। जितने दादा दादी उससे कहीं ज़्यादा चॉकलेट और गिफ्ट कुशी को मिल गए थे। लंच के बाद कमरे में पहुंचकर कुशी ने सक्सेना जी से पूछा, दादा आप जयपुर में हमारे साथ क्यों नहीं रहते? सक्सेना जी सोच में पड़ गए कि पुत्री के इस सरल प्रश्न का क्या उत्तर दे। जब पुत्र एवं पुत्रवधू दोनों अपनी नौकरी पर सुबह से शाम तक के लिए निकल जाते और कुशी स्कूल तो घर की दीवारों का सुनापन काटे नहीं करता था। सुनेपन को तो जैसे भी हो झोल लेते, किंतु अपनेपन को तरसता मन उपेक्षा नहीं झोल पाया। अंत कुशी के प्रश्न पर सक्सेना जी ने मुस्कुराकर कहा, इस बार दीपावली पर अवश्य आऊँगा। कुशी ने दादा के सूखे केशों को देखते हुए कहा, दादाजी आपके बाल कितने सूखे हो रहे हैं, लाइएगा तेल डालकर चंपी कर दूं। छोटी बच्ची के प्रेम भरे आग्रह से सक्सेना जी भाव विह्वल हो गए। छोटे छोटे हाथों द्वारा दादा के सूखे बालों पर तेल की चंपी होने लगी। पुत्री के स्नेहिल हाथों के स्पर्श से मन का बांध टूटकर सोनी आंखों से होता हुआ गालों पर बहने लगा। कुशी ने देखा तो आश्चर्य से पूछा, दादाजी आप रो रहे हैं? दादा ने रुधे गले से कहा, नहीं बेटा, तेल के तीखे पन से आंखों में पानी आ गया है। शाम 7 बजे कुशी चली गई। प्रेम धाम के गलियारों का सूनापन और गहरा गया था। कहीं कहीं से उठती किसी बुद्ध के हंसने की आवाज़ ही इस सोनेपन को तोड़ रही थी। अगली सुबह 8 बजे नाश्ते का बजर बज रहा था। कमरों के दरवाज़ों के बंद होने की आवाज़ों, चहलकदमी की आवाज़ों से प्रेम धाम के गलियारे जाग उठे थे। आज नाश्ते के समय चर्चा के मुख्य विषय थे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गठिया आदि। क्योंकि आज डॉक्टर देर था। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे से डॉक्टर की साप्ताहिक विजिट होती थी। डॉक्टर रमेश बत्रा अपने समय से आ गए थे। कमरे के बाहर बरामदे में कुर्सियां भरती जा रही थी। डॉक्टर बत्रा के कमरे में श्रीमती स्वामीनाथन की वहाँ में ब्लड प्रेशर मशीन का पट्टा बंधा था। आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल ही है,
डॉक्टर ने कहा, किंतु मेरी सांस तो फूलती रहती है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। श्रीमती स्वामीनाथन ने चिंतायुक्त स्वर में कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, कुछ दिन को अमेरिका में अपने बेटे के पास हो आइए, सब ठीक हो जाएगा। यह अकेलेपन का डिप्रेशन है और कुछ नहीं। ठंडी सांस लेते श्रीमती स्वामीनाथन ने कहा, काश ऐसा हो पाता। यह सब इतना आसान नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर ने पुनः कहा, वैसे तो सब नॉर्मल है, फिर भी कुछ दवाएं लिख देता हूँ। अचानक श्रीमती स्वामीनाथन ने पूछा, डॉक्टर आपके कितने बच्चे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, एक बेटी और एक बेटा। डॉक्टर, आप अपने बेटे के बड़े होने पर विदेश कभी नहीं भेजिएगा। यह कहते हुए श्रीमती स्वामीनाथन कमरे से बाहर आ गई। बरामदे के बाहर अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में बैठे वृद्धाश्रम के बुजुर्ग का मुख्यस्थ एक ही रोग था, अकेलेपन का रोग। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, वह बच्चे अब सयाने हो गए हैं। आश्रम के गेट पर 3 व्हीलर के रुकने की आवाज़ से डॉक्टर के बरामदे में बैठे आश्रम वासियों की आंखें उत्सुकता से गेट की तरफ उठ जाती है। एक 60-62 साल का मजबूत कंद काठी का व्यक्ति सूटकेस और बैग के साथ अंदर आता है और मैनेजर के कमरे में प्रवेश कर जाता है। उत्सुक आंखों में से एक ने कहा, लगता है प्रेम धाम की लिस्ट में एक नाम और जुड़ रहा है। अगले दिन अरोड़ा जी अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे खिड़की के बाहर देख रहे थे कि अचानक कमरे की घंटी बज उठी। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा प्रेम धाम का माली गणेश हाथ में एक कागज लिए खड़ा है। अरोड़ा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से गणेश को देखा। साहब, इस कागज़ को पढ़कर दस्तखत कर दीजिए, गणेश ने कहा। उन्होंने देखा कागज़ एक सर्कुलर था जिसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे डाइनिंग हॉल में आप टी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित है। नीचे निमंत्रणकर्ता का नाम विंग बेंग अवस्थी लिखा था। सर्कुलर के साथ प्रेम धाम वासियों की लिस्ट थी। उन्होंने अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर दिए और कागज़ गणेश को लौटा दिया। कौन है यह श्रीमान बिंग बिंग अवस्थी और क्यों दे रहे हैं यह टी पार्टी? इन प्रश्नों की उत्सुकता में 5 बजे प्रेम धाम के समस्त बाशिंदे डाइनिंग हॉल में खींचे चले आए। मेज के काउंटर पर डिशेज सजी हुई थी। 3 व्हीलर से उतरने वाला व्यक्ति साथ में गणेश एवं मैनेजर डिशेज को व्यवस्थित कर रहे थे। क्या यही है बिबिंग अवस्थी? 6 फुट के आसपास का कंद, गोरा रंग, चौड़ा ललाट, भूरी आंखें, पतली तलवार कट मूछें, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। समस्त लोगों के बैठ जाने के पश्चात उस व्यक्ति ने प्रेम धाम वासियों को संबोधित करके हुए कहा, मेरा नाम बीबी अवस्थी है। प्रेम धाम परिवार से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज इस छोटी टी पार्टी के माध्यम से मैं आप सबसे परिचित होना चाहता हूँ। जिस परिवार से जुड़ा हूँ उसके परिवारजनों को जानना चाहता हूँ। अकेलेपन से मुझे चिढ़ है। मैं आप सबके साथ रहकर जीवन की खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। किसने हमारे साथ क्या किया उसका रोना बेमानी है। जो वर्तमान है वही सत्य है और वही आनंद है। एक खुशनुमा वातावरण में पार्टी चलती रही और साथ ही परिचय का आदान प्रदान भी। रह रहकर अवस्थी के ठहाकों से हाल गूंज जाता था। अपने कमरे में आने के बाद अरोड़ा जी सोचने लगे कि कितना खुलकर हंसता है यह अवस्थी। संभवतः अवस्थी ने अपने जीवन में कभी कोई दुख झेला ही नहीं हो, किंतु जो भी हो उसकी उन्मुक्त हंसी ने
बीती शाम का सोनापन अवश्य मिटा दिया था। सच है कि हंसी स्वयं के मन को ही आनंदित नहीं करती वरन आसपास के लोगों को भी आनंदित कर जाती है। 2 दिन के बाद लोगों ने देखा कि गणेश पुनः एक सर्कुलर प्रेम धाम में घुमा रहा है। सर्कुलर में लिखा था, आप प्रातः 6 बजे बाहर लॉन में आमंत्रित थे। बीबी अवस्थी प्रथम सर्कुलर के परिणाम से प्रभावित लोग लॉन में इकट्ठे होने लगे। लॉन में अवस्थी हल्के नीले रंग की टी शर्ट, सफ़ेद निकर एवं सफ़ेद जूतों में जॉगिंग कर रहा था। लोगों के पहुंचने पर अवस्थी ने सबका मुस्कान से स्वागत करते हुए कहा, मेरा आप सबके सम्मुख यह विनीत है प्रस्ताव है कि हम यहाँ एक लाफिंग क्लब की स्थापना करते हैं। यदि आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं तो हम आज से ही इसका शुभारंभ कर देते हैं। सबकी सहमति मिलने के पश्चात अवस्थी ने कहा, आप सब लोग मेरे साथ हंसना आरंभ कीजिए। शुरू में तो यह हंसी कृत्रिम होगी, किंतु सम्मिलित हंसी की गूंज से यह वास्तविक हंसी में परिणत होती जाएगी। इस हंसने की क्रिया से फेफड़ों की कसरत के साथ साथ एक खुशनुमा दिन की शुरुआत भी होगी। इसके साथ ही प्रेम धाम का लॉन पहले धीमी और फिर उन्मुक्त हंसी के ठहाकों से गूंजने लगा। उस प्रांत बेला में जैसे जैसे उगते सूर्य की किरणें रात्रि के अंधकार को निगल रही थी, वैसे वैसे हंसी के सम्मिलित स्वर बुद्धजनों के हृदय में छिपे सुनेपन को भी निगल रहे थे। प्रेमधाम का माहौल बदल रहा था। अपनों से उपेक्षित नियति के हाथों चले गए यह वरिष्ठ नागरिक अपनी परिस्थितियों के बीच जीना सीख रहे थे। हम में से प्रत्येक को एक न एक दिन मरना है, किंतु मुट्ठी भर ही है जो जीना जानते हैं। पहले प्रेमधाम के मनोरंजन रूप में कम लोग ही जाते थे, किंतु वहाँ अब प्रत्येक रविवार को हाउजी होती थी, ताश के खेल चलते थे। इन सब मनोरंजन गतिविधियों के पक्ष में अवस्थी का मत था कि जीवन को जीना ही नहीं है, वरन जीवन एक सेलिब्रेशन है। हर दिन एक उत्सव है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अवस्थी को प्रेम धाम में आए 6 महीने हो गए थे और एक दिन गणेश पुनः प्रेम धाम वासियों के मध्य एक सर्कुलर घुमा रहा था, जिसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे आप सब टी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित है। पार्टी के प्रयोजन से अनभिज्ञ लोगों के बैठ जाने के पश्चात अवस्थी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आज से 6 महीने पहले जब मैं इस ओल्ड एज होम में आया था तो मैंने एक परिचय पार्टी दी थी और आज की पार्टी एक विदाई पार्टी है, मेरे स्वयं की फेयरवेल पार्टी। कल मैं इस होम से जा रहा हूँ। इन 6 महीनों में आप सबसे इतना जुड़ाव हो गया है कि यहाँ से जाने में अत्यंत दुख हो रहा है, किंतु मैं यहाँ जिस उद्देश्य से आया था वह पूरा हो गया है। अवस्थी के जाने की बात से हॉल में आश्चर्य मिश्रित सुगबुगाहट के स्वर गूंज उठे थे। अपनी बात चालू रखते हुए अवस्थी ने कहा, यह कटु सत्य है कि जीवन के संध्या काल में जो भी व्यक्ति किसी ओल्ड एज में रहने का निर्णय लेता है, उसके पीछे कारण होता है उन अपनों की उपेक्षा जिनके लिए उसने अपना सर्वस्व लगा दिया होता है। इन होमों में कितनों भी सुविधाएं हो, किंतु उपेक्षा का दस चूमता रहता है। और यह भी सच है कि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, किंतु स्वयं को और स्वयं की सोच को अवश्य बदल सकते हैं। मैं भिन्न भिन्न ओल्ड एज होम में जाता हूँ, कुछ महीने वहाँ
रहता हूँ और यह संदेश देता हूँ कि परिस्थितियों का रोना छोड़ हमें प्रसन्न रहने की आदत डालनी होगी। यह हमारे चेहरे पर पड़ती है किंतु उन्हें हृदय में मत पड़ने दो। अगली सुबह प्रेम धाम के फाटक से 3 व्हीलर की दूर होती आवाज के साथ लोगों को एहसास हुआ कि एक बार फिर उनका कोई अपना उनसे बिछड़ गया है। फाटक पर एकत्रित लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे थे किंतु अरोड़ा जी मैनेजर के पास ही रुक गए थे। अरोड़ा जी ने मैनेजर से कहा, कितना जिंदा दिल इंसान था यह अवस्थी। मैनेजर ने फाटक के बाहर टूट जाती सड़क को ताकते हुए कहा, हाँ आश्चर्य ही है कि सीने में इतने दर्द को छुपाए कोई कैसे इतना जिंदा दिल रह पाता है। अरोड़ा जी ने आश्चर्य से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर ने उत्तर दिया, आज से 2 वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में अवस्थी की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अवस्थी को भी बहुत चोटें आई थी। अस्पताल में 4 महीने मृत्यु से संघर्ष करते किसी तरह वह बच पाया था। अरोड़ा को सुनकर जकायत विश्वास नहीं हुआ कि क्या कोई इंसान हृदय में इतने आघात छिपाए हंस भी सकता है। मैनेजर ने अरोड़ा के असमंजस को तोड़ते हुए कहा, संभवतः इसीलिए अवस्थी इन ओल्ड एज होमों के बीच रहने वाले एकाकी लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देकर अपनी स्वयं की पीड़ा को भूलना चाहता हो। आज प्रेम धाम के गलियारों में अवस्थी की हंसी कहीं खो गई है पर वह हम सबको हंसना अवश्य सिखला गया। दोस्तों, बुजुर्ग लोगों को हतादर मत करो। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।